नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 2024 के इस चुनावी दंगल में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 7वां चरण यानी अंतिम चरण के रण के लिए भी मतदान हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी और अब पूरे देश को इंतजार है तो बस 4 जून का, यानी इम्तिहान की घड़ी खत्म हुई और परिणाम का इंतजार अब है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे और नतीजों से पहले राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे और अपने अपने वादे हैं। देश में किस पार्टी की सरकार बनती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, ये परिणाम ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन खुलासे के लिए इंतजार सभी को 4 जून का ही करना होगा। लेकिन इस बीच जहां बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर के समीक्षा बैठकें कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने समीक्षा बैठक आज की और इस समीक्षा बैठक के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंडी गठबंधन की ओर से की गई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन के 295 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और वहीं बीजेपी लगातार अपने 400 पार के नारे पर टिकी हुई है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि 24 के इस दंगल में आखिर किसका मंगल होने वाला है। लेकिन इस बार जो था वोटिंग परसेंटेज एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। तो अंबाला की आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। अंबाला में 2014 में 71.11% मतदान हुआ था, जो इस बार घट गया था। तो वहीं आगे बढ़ते हुए कुरुक्षेत्र की बात करें तो 14 में 74.29% हुआ था, तो अभी 24 में घट करके वो 67% के आसपास रहा। वहीं सिरसा की बात कर लेते हैं, 75% से ज्यादा मतदान हुआ था 2014 में, लेकिन वो अब 24 में घट करके 68% के आसपास रहा। वहीं हिसार की जहां बात करें तो 72% के आसपास था 2014 में, लेकिन अब वो घट करके 65% के आसपास तक पहुंच गया। तो हर एक सीट में इस बार जो है मतदान प्रतिशत गिरा। वहीं करनाल की बात करें तो 68% के आसपास मतदान हुआ था 2014 में, लेकिन 24 पर आते आते वो 63% के आसपास पहुंच गया, यानी सीधे सीधे आपको कहें तो 4-5% कम हो गया। सोनीपत में 2014 में 71% था, उसके आसपास था, और 2024 में वो 63% आ जाता है। वहीं रोहतक की सीट की बात कर लेते हैं तो 70% मतदान होता है 2014 में और 10 साल बाद वो घट करके 65.68% यानी 65-66% के आसपास ही रह जाता है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो 70.48% था 2014 में, लेकिन अब वो घट करके 65.39% ही रह जाता है, यानी हर एक सीट पर वोटिंग परसेंटेज की गिरावट। गुरुग्राम सीट की बात करें तो 67% के आसपास से जो 2014 में था, अभी वो घट करके 2024 में 62% के आसपास आ जाता है। लेकिन फरीदाबाद की जहां हम बात करते हैं तो फरीदाबाद में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला था। यहां पर 4% के आसपास जो है लगभग वोटिंग गिरी है 2014 के मुकाबले, यानी इन 10 सालों में बदलाव वोटिंग प्रतिशत में काफी हुआ। औसतन अगर हम बात करें तो 4 से 5% वोटिंग हर जगह कम हुई। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था और इस बार चर्चा का विषय भी बना हुआ था। इसको लेकर के अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे। कहीं कहा जा रहा था कि गर्मी की वजह से हो सकता है लोग घरों से बाहर नहीं निकले, तो विपक्ष इसको लेकर के अपना नया एंगल निकाल रहा था। विपक्ष का कहना था कि जो है जनता वो सरकार से त्रस्त है, इसीलिए वो वोटिंग नहीं करना चाहती है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम है। लेकिन किसको नफा नुकसान इस घटते प्रतिशत का हुआ, इसका जो इंतजार है उसका 4 जून को ही इसका परिणाम सामने आएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा सुर्खियों का विषय बना हुआ था, कम वोटिंग परसेंटेज इस बार। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज भी इस चुनावी दंगल में। और इस चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिता द्विजा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजवीर जी आप ही से ले लेते हैं। 7 चरणों का रण संपन्न हुआ, एक बड़ा काम हो गया समझिए। अब बस रिजल्ट का इंतजार है 2 से 3 दिन के बाद। आप जहां लगातार 400 पार का दावा करते आए हैं सभी 7 चरणों में अभी तक, अब इंडी गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन भी बड़ी बात कह रहा है। आज जब समीक्षा बैठक हुई तो समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा गया कि 295 से ज्यादा सीटें हम ला रहे हैं। सभी को प्रवक्ताओं का मेरा राम राम, आपके दर्शकों का मेरा राम राम। इंडी गठबंधन कल एग्जिट पोल में
का जो एक आज अभी शुरू हो रखा है और उसमें जाने के लिए कल मना कर दिया था इन लोगों ने, गठबंधन ने। तो आज इनकी मीटिंग हुई है, मीटिंग में इन्होंने 295 का कोई आंकड़ा पेश किया अपना अपने आप ही। तो आज वो प्रवक्ता इनके जो नेशनल में बैठते हैं वो आज एग्जिट पोल में गए हुए हैं। तो एक तरह से इनका ये है, क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो सभी एग्जिट पोल बोल रहे हैं 330 से 400 तक का एनडीए को मैंडेट दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये जो इनके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने 200 से ज्यादा जो जनसभाएं की है, लाखों लाख हमारे जो कार्यकर्ता फील्ड में रहे हैं, हजारों जो हमारे बड़े नेता है केंद्र के हैं या राज्य के नेता है या जिले के हमारे पदाधिकारी है, सबने मिलजुल के एक लगातार हमने काम किया है, फील्ड में रहे हम 2 महीने। ठीक है, उसका रिवार्ड भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है कि आज एग्जिट पोल में किसी भी चैनल का उठा के देख लो, आप चाणक्य का उठा के देख लो, बहुत से चैनल है जो जिन्होंने अपने अपने सर्वे किए हैं, जो एग्जिट पोल आज आए हैं। तो कुल मिला के हम संतुष्ट है इससे, जो हमने किया था वो जनता में दे रही है। ठीक है, रमन जी भी हमारे साथ बने हुए। रमन जी, दावा किया जाता है आपकी तरफ से कि 295 से ज्यादा सीटें इस बार जीत रहे हैं। एग्जिट पोल से तो आप दूरी बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद ही आंकड़ा दे देते हैं कि हम 295 से ज्यादा जीत रहे हैं। मेरी आवाज रमन जी आप तक नहीं पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, रमन जी की आवाज सही करेंगे ताकि आगे हम उनको जोड़ पाए। साउथ में किया, जो गेन किया हमने, तो कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्रा में, ठीक है, ठीक है, केरल में, पश्चिमी बंगाल में, तो वो एक सामने वो मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं के सामने, वो हमारे नरेंद्र। चलिए ठीक है, रोहिला जी आपके पास भी वापस लौटूंगी, आपकी आवाज में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और रमन जी की आवाज में खासकर कहूंगी कि सही करवाए। और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए, अभिता जी भी हमारे साथ बनी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। अभिता जी, लगातार जो रैलियां की जा रही थी, लगातार जो रोड शोज किए जा रहे थे, क्योंकि अब 7 चरणों का रण पूरा हो चुका है, तो क्या लगता है कितनी सफलता इस बार आपके हाथ लगने वाली है, क्योंकि पंजाब में आज वोटिंग थी? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको और जो जितने भी साथी प्रवक्ता है उन सभी को नमस्कार। डेफिनेटली आज जैसे 7 चरण में ये चुनाव पूरे हो चुके हैं, 2024 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही हास्यास्पद भी और चिंताजनक भी, सारी बड़ी मिक्स फीलिंग इसमें हर फेज के साथ आती रही। और ये एक ऐसा चुनाव रहा जहां पर विपक्ष का जो और यही मुद्दा रहा और हमेशा लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक लड़ाई जो लड़ रहा है विपक्ष, तो उसके लिए लोगों के बीच में किस तरीके से लोग क्या फैसला लेंगे, तो ये एक चीज थी। तो ये जैसे ही 7 चरण के चुनाव हुए तो उसमें धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ। जैसा कि आपने कहा कि गर्मी थी, लोगों ने एक्सक्यूज दिए, पहले के मुकाबले 2014 और 19 के मुकाबले में जो प्रतिशत है मतदान काफी कम हुआ है। अगर देखा जाए तो अप्रैल के अंदर जब पहला चुनाव हुआ, पहले फेज का जो चुनाव हुआ, तो वहां पर राजस्थान में और जो नागालैंड में इलेक्शन हुए थे, वहां पर इवन नागालैंड में 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे 0% मतदान हुआ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जो एक एंटी फीलिंग थी, जो फीलिंग थी बीजेपी के खिलाफ कि इन्होंने काम नहीं किए या जो प्रोमिस इन्होंने किए थे वो अमित शाह जी खुद स्वयं जाकर के वहां पर बोलकर आए और वो वादा उन्होंने नहीं निभाया, तो उसके अंदर एक ये रहा कि आपने उनको झूठ बोला। और ऐसा ही कुछ हरियाणा में, जो पंजाब में जो किसान आ रहे थे और उनको जिस तरीके से 3 कानून के बाद ये बोल दिया वापस लेने की कि इनको एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, और जब वो नहीं सुनी गई बात और जैसे वो प्रदर्शन करने के लिए आने लगे तो उन्हें प्रदर्शन करने से भी नहीं दिया। तो इस तरीके की चीजों से लोग और जनता भी समझ रही थी, जहां विपक्ष तो इस बात को मजबूती से कह ही रहा था 2020 के बाद से, वहां पर धीरे धीरे जनता और आम लोग इस बात को समझने लगे कि 2024 का जो ये चुनाव है वो एक आम चुनाव नहीं है। ये लोकतंत्र को, संविधान को, फिर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे जैसे आए तो उसको बचाने का, और एक ऐसे नेता को देश को बदले अच्छी चीजों के लिए, ना कि उस देश को पीछे लेकर जाए। जिस तरीके की बातें इस चुनाव में हुई, भले ही चाहे वो मंगलसूत्र हो या तो भैंस फिर आप क्या कहना चाह और रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी से देश को पीछे ले जाया जा रहा है?
बिल्कुल लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए, जहां पर एक बात ये कहते हैं संबित पात्रा जी कि मतलब उनकी स्लिप ऑफ टंग हो गई, उन्होंने जगन्नाथ भगवान को बोल दिया मोदी जी का भक्त, और वहीं पर आते 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 7वें चरण तक हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था जब तक मूवी रिलीज नहीं हुई थी। और आज वो मतलब एक रील की बात मतलब एक बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कि वो रील देख रहे थे और टाइगर भी पानी की बोतल उठा करके कहीं और डालता है, और ये सारा असर जो है वो नरेंद्र मोदी जी का। मतलब ये क्या है, मतलब इस तरीके की अंधभक्ति और नफरत की राजनीति और झूठ की राजनीति से 5 साल से सिर्फ देश के मतलब विपक्ष ही नहीं, देश की जनता भी, और साथ में बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता है वो भी। और इतना आ गया कि जेपी नड्डा जी ये बोलने लगे कि बीजेपी का वर्चस्व इतना बड़ा हो गया कि अब उन्हें आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। और इतना कहते कहते अमित शाह जी पंजाब में जाकर ये बोलकर आते हैं कि पंजाब को तो 92 सीट लेने के बावजूद 117 में से इसको इलेक्शन 4 जून के आते ही हम सरकार को तोड़ देंगे। तो आप सीधा सीधा जनता को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये तो चिंता जो लोगों के बीच में है, लोग भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं रोहिला जी। रोहिला जी आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। रोहिला जी, पीछे ले जाया जा रहा है, इस तरीके के बयानों से कहा जा रहा है। अविता जी नमस्ते। आपको लगता आपका होमवर्क पूरा नहीं है। महिलाओं पे बात करने से पहले स्वाति मालीवाल पे जवाब दे दीजिए। ताजा ताजा उदाहरण है। उनको सीएम हाउस में पीटा जाता है, उनकी ऑडियो वीडियो सब आता है ना। नंबर 2, अंधभक्त की बात में सुनो मेरी बात। आप शायद आपको भी नहीं पता होगा आपकी पार्टी क्या करती है। दिल्ली से पंजाब से कार्यकर्ताओं को, पेड कार्यकर्ताओं को ले जाकर गुजरात में चुनाव लड़ती है। पेड कह रहा हूं मैं, पेड, ठीक है। उत्तर प्रदेश से पंजाब में लाए जाते हैं, पंजाब वालों को गोवा में ले जाया जाता है। ये सब आप पेड, जो आप पे भ्रष्टाचार के आरोप में गए ना, आपका पैसा वहां लगता है। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो स्वयं सेवक हैं, वो स्वयं काम करने वाले हैं, पेड नहीं है। आप अपनी पार्टी से पूछना इसमें क्या जवाब देना है, ठीक है ना। आपकी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में है। अभिता जी एक बार सुन लीजिए। आपकी पार्टी के 4 नेता बड़ी जेल में है। सत्येंद्र जैन वो किस आरोप में है आपको पता है। संजय सिंह बेल पे है। केजरीवाल कल चला जाएगा, ठीक है ना। आपका नेतृत्व जेल से सरकार चला रहा है, आप हमें नसीहत दे रही है, ठीक है ना। आप अपनी पार्टी में पहले पूछो कि जवाब कैसे देना हमने, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उस पार्टी ने परफॉर्म किया है 2014 में भी, 2019 में भी, और 2024 में भी परफॉर्म करेगी। हरियाणा की साथ साथ पूरे भारत में, ठीक है ना। ठीक है रोहिला जी, लौटूंगी। और भी मेहमान बने हुए हैं। रमन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रमन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रमन जी हेलो। हाँ रमन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, आपकी आवाज सही करवाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। कृष्ण कुटेल साहब हमारे साथ बने हुए, प्रवक्ता इनेलो। कुटेल साहब, हरियाणा के दंगल में किसका मंगल आपको लग रहा है? क्योंकि देश भर की बात करें तो कांग्रेस अपने आंकड़े देने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे इंडी गठबंधन का कहना है कि हम 295 पार जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो शुरू से ही एक बात कहती आ रही है कि हम 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन हरियाणा की जहां बात करते हैं तो हरियाणा में आपको क्या लग रहा है, किसका मंगल इस बार होने वाला है? कुटेल साहब मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? कृष्ण कुटेल साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, टेक्निकल इश्यू की वजह से मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है। सही कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अभिता जी आप ही के पास लौट के आ जाते हैं। रमन जी ने जो कहा कि हमें, माफ कीजिएगा, राजवीर जी ने जो कहा हमें नसीहत देने से पहले आप अपनी स्थिति जानिए और पूछिए कि कैसे जवाब देना है। ये पहली बात तो मुझे उनकी पूरी बात नहीं हो पाई। मैं जितना समझ पाई वो इतनी बातों पर आए
कि पहली बात तो देखिए, ये वो पार्टी है जिसको देश भर जानता है कि वॉशिंग मशीन के नाम से बीजेपी और वॉशिंग मशीन जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आज परिचित हो चुकी है। और दूसरा, इतने बड़े बड़े घोटाले, दूसरा एक जो बड़ी चीज है कि जो इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में डेफिनेटली बीजेपी जो है बहुत वीक हो चुकी है। उसका मुख्य कारण ये है कि जिस तरीके से इन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी जी का नाम रटा और नया चेहरा नहीं लेकर आए, और जबकि ये हमेशा जो अगर लोकसभा के किसी की भी बात कर लेते हैं, वो हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, जहाँ जहाँ पर इन्हें देख लेना, ये सिर्फ चेहरा बदलने की राजनीति करी। तो इस चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं लग रहे थे, मुख्य रूप से दूसरी विपक्ष पार्टियों के कांग्रेस के ही प्रत्याशी जो है, तो विपक्ष का जो फाइट चल रही थी वो खुद के ही जो उनके पहले रह चुके उम्मीदवारों के साथ ही फाइट थी। तो एक जो नयापन नहीं था, तो लोगों को भी ये समझ आ रहा था कि जिस तरीके से ये बोलते हैं कि बीजेपी के अंदर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के सपने देख सकता है, बट वहीं पर आज एक ऐसी नौबत आ चुकी है कि जहां पर खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ये बोलते थे कि जो 75, उनका खुद का ये नियम था कि 75 वर्ष की आयु के बाद रिटायरमेंट में उसको राजनीतिक पद या कोई सरकारी पद में वो ग्रहण नहीं कर सकता। और आज खुद मतलब ये 75 साल इन्होंने मतलब आडवाणी जी की भी राजनीति ऐसे खत्म कर दी। अच्छा अभिता जी जो आपने ये बात कही है, ये 75 साल वाली, इसको लेकर के जो है बीजेपी एक बात कह रही है और बहुत बड़ी बात कह रही है। वो कह रही है कि जब केजरीवाल जी शुरुआत में राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हाँ जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, आरोप लग रहे हैं, तब भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर मुझ पर कभी कोई आरोप लगता है तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ूंगा। हाँ देखिए आप एक बात देखिए, दो चीजें होती है, एक आरोप लगाना, एक कोर्स सरकार को तोड़ने के लिए आरोप लगाना, ये दो चीजें अलग अलग है। जिस तरीके की राजनीति आज देश में चली हुई है, अगर कोई इस तरीके से पद छोड़ता है तो देखिए सच्ची बताऊं, कई बार जिस तरीके से जो मतलब सोरेन जी है उन्होंने भी पद छोड़ दिया, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि इनका रास्ता स्पष्ट हो जाता है। हर कोई जानता है कि शिवसेना एनसीपी सरकार किस तरीके से मतलब इनकी पार्टियों को तोड़ा गया, और जो आज जो बीजेपी के अंदर भी है, तो इसी कारण से ये जो 400 पार कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो असंभव है। क्योंकि जो इनके साथ जो आज अब तक एलायंस है, वो 4 जून के बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा, इंडिया अलायंस जीतेगा, उसमें ये सब चीजें समीकरण चेंज होगा। क्योंकि वो जो अलायंस है वो ये जानती है कि जब से एनडीए मतलब बीजेपी के साथ वो अलायंस में रही है, उनका खुद का जो मतलब संगठन है वो कमजोर हुआ है, और वो जानते हैं कि आगामी भविष्य में वो इस तरीके से किसी के सगे नहीं है। तो वो अपने खुद के कार्यकर्ताओं के सगे नहीं है, अपनी अलायंस के साथ सगे नहीं है, अपने अंदर जो पार्टी के नेता है उनके सगे नहीं है। तो उससे और जो नीति और जिसे आरएसएस को मानते थे, जिस तरीके से उनके उससे चलते थे, उनको ही इन्होंने रिजेक्ट कर दिया जेपी नड्डा जी ने जैसे बयानबाजी कर। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके अंदर बहुत बड़ी फूट चल रही है। और ये सारे जितने भी अभी 7 चरण के चुनाव है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है कि जिस तरीके से उनका बयान आया पहले ही फर्स्ट चुनाव में, जिस तरीके से राजस्थान में जहां वो पूरी बहुमत से मतलब बीजेपी वहां सारी की सारी सीटों पर थी, पर वहां पर जैसे पानी के मुद्दे को लेकर के चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो ये उनकी उम्मीदों से, जो हमारे प्रधानमंत्री या बीजेपी जो मान रही थी, उनकी उम्मीदों से बहुत अपोजिट था। उन्हें लगा कि 2019 के चुनाव की तरह ही उससे कहीं ज्यादा ये भी चुनाव जीत लिया जाएगा। बट ये सिर्फ परसेप्शन, 400 पार कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करने का मतलब खेल खेला गया। और एक और बात है ना, काट के आंधी बाहर। आपका मेन मुद्दा क्या है? आपका मेन मुद्दा ये है कि जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं वो लोगों को समझ आए, या मेन मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या कह रहे हैं? खैर इस पर मैं आऊंगी, लौटूंगी, आपसे जवाब लूंगी। रमन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अभिता जी लौटूंगी आपके पास। रमन जी से अभी मेरा सवाल है, लौटूंगी आपके पास। रमन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कुटेल साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए ठीक है, लौटकर राजवीर जी आप ही के पास आना पड़ेगा, फिर से टेक्निकल इश्यू है इसलिए दोनों का
फोन नहीं लग पा रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, अभिदा जी की बातों का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी, जो समीक्षा बैठक आज इंडी गठबंधन ने की, वही समीक्षा बैठक लगातार बीजेपी भी कर रही है। जब से चुनाव हुए हरियाणा में, चाहे हरियाणा के लिहाज से कहे, चाहे पूरे देश के लिहाज से कहे, लगातार आपकी समीक्षा बैठकें भी चल रही हैं। और जो आरोप आपके ही कुछ प्रत्याशी लगा रहे थे कि भीतरघात करने का प्रयास किया गया है कुछ विधायकों द्वारा, कुछ नेताओं द्वारा, उनकी लिस्ट भी बन रही है, तो उन पर क्या कार्रवाई पार्टी करने वाली है? मीडिया के माध्यम से पता लगा, लेकिन मैं उन चीजों को पुष्ट नहीं करता। मैं मोहनलाल बड़ौली जी के जो बयान उसको कोट करके कहता हूँ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी में गद्दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ हो सकता है भाई, मतलब मान लीजिए कुछ ऑडियो वीडियो या जो भी आया है तो सारा सामान जमा करा दिया गया है। हमारे मुख्य प्रवक्ता जी ने कल परसों बयान दिया था मीडिया में, जो भी चीजें आई है हमारे पास वो हमने जमा करा दी है मुख्यमंत्री जी के पास। तो मुख्यमंत्री जी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो एक संगठन के शीर्ष नेता के नाते वो उन्होंने अपना संज्ञान लेना है, वो जल्दी अपना संज्ञान लेंगे। अच्छा, ये बताइए, तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्या लगता है कि ऐसी नौबत क्यों आई? चलिए ठीक है, कार्रवाई करेगी पार्टी, वो समझ में आता है। बीजेपी जो लोगों की लिस्ट बन रही है, चाहे मोहनलाल बड़ौली जी की बात करें, हालांकि विपक्ष की तरफ से भी कई सारी बातें कही गई थी कि वहां पर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो भीतरघात कर रहे हैं, लेकिन जहां आपकी बात आती है तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? लालच बुरी बला। टिकट नहीं मिलने का लालच या क्या लालच? कुछ भी। और आप पता क्या होता है, हर कार्यकर्ता के मन में होता है चुनाव लड़ना है। किसी की टिकट तो एक को ही मिलनी होती है, और भी विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत है और सक्षम है फैसला लेने में, रिजल्ट देने में, ठीक है ना। तो हमें पूर्ण विश्वास है जो पार्टी में जिसने भी जो किया होगा वो सर्जरी जरूर होके रहेगी। चलिए ठीक है, वो चाहे बूथ का कार्यकर्ता है, वो चाहे कोई नेता, एमएलए, मंत्री, कोई भी है, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं बख्शेगी। चलिए ठीक है। मेरी आवाज रमन जी आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, जी बोल। ठीक है, काफी देर बाद आपसे जुड़े, इसके लिए माफी चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज समीक्षा बैठक होती है आपकी, और समीक्षा बैठक में खड़गे जी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 295 पार सीटें जीत रहे हैं। तो और क्या क्या समीक्षा में बातें निकल करके सामने आती है? देखिए, बात सीधी और स्पष्ट है। इंडिया अलायंस और हमारे माननीय खड़गे साहब जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात कही है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता की नब्ज के आधार पे कही है। क्योंकि जो हमें भरपूर समर्थन और जो जनता ने एक मन बनाया था इस 10 साल की सरकार से कि इसके खिलाफ वोट डालेंगे, और हमें वोट डालने का जो उन्होंने संकल्प लिया था, हम उसके लिहाज पे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि लोगों ने जो प्यार दिया है वो बड़ा स्वीकार्य है। हार और जीत राजनीति के जो दो अहम पहलू हैं। हमने हार को भी सर झुका के स्वीकार किया है, लेकिन मेन मुद्दा जो है आज ये था कि 10 साल से जो जनता ने पीड़ा सही है। मैं हरियाणा प्रांत से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार रही, किसान लगातार पीड़ित रहा, क्योंकि हरियाणा भारत के अन्नदाता की भूमि है। एक तरफ तो ये सरकार वादा करती है और अपने आंकड़े जब देती है तो कहती है कि हमने 85 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया, तो फिर वो अनाज पैदा करने वाला किसान क्यों 9-10 साल पीड़ित रहा डबल इंजन की सरकार से? अगर 3 काले कानून इतने ही सही थे तो सरकार ने वापस क्यों लिए? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब हितैषी बताते हैं ना, बीजेपी वाले कहते हैं कि हाँ सबसे बड़े किसान हितैषी अगर कोई है तो वो बीजेपी वाले हैं। देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसान सबसे ज्यादा पीड़ित कभी रहा है तो ये इस दौर में रहा है। इतिहास गवाह इस बात के लिए कि इस देश का प्रधानमंत्री सरेआम नेशनल चैनल्स पर आकर ये कहता है कि किसान भाइयों आप वापस लौटो।
आपकी फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी, क्या ऐसा हुआ? आज हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पंजाब में हालात ये है कि 700 किसानों ने अपनी शहादत दी और इस देश के प्रधानमंत्री का सीना कभी पिघला नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन पहले नहीं हुए, आंदोलन पहले भी हुए। स्वर्गीय टिकेश जी के नेतृत्व में जब राजीव गांधी जी प्रचंड बहुमत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री थे, आंदोलन तब भी हुआ। लेकिन किसानों की बात को एक कलम से माना गया, इतिहास गवाह इस बात के लिए। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहूंगा। हरियाणा प्रांत में डबल इंजन की सरकार थी। अगर मनोहर लाल खट्टर जी इतने काबिल मुख्यमंत्री थे तो उनको चुनाव से पहले क्यों हटा दिया गया? जग जाहिर है सच्चाई सबके सामने। मैं इसमें गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, उससे एक कदम आगे बढ़ता हूं। कर्मचारी थे, व्यापारी थे, किसान था, मजदूर था, दुकानदार था, हर किसी की पिटाई हुई, हर वर्ग ने धरने दिए और हालात तो ये थे कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में कोई लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। ऐन समय पे सैनी साहब को जिम्मेदारी दी गई और हालात ये है कि सर्वे, एग्जिट पोल ये सब चलते रहते हैं। पहले भी आए हैं, क्या उनके आंकड़े सही मिले? हम 4 तारीख का इंतजार करेंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं, लोगों ने जो हम पे विश्वास किया है उसके मद्देनजर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है और हम किसान, मजदूर और दुकानदार के लिए। जी, आपकी बात को इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।